सोचिए साल था 1942 जब एक पत्रकार लुइस फिशर ने गांधी जी से पूछा कि ये अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने का आइडिया आपको पहली बार कब आया। तो जानते हैं गांधी जी का जवाब क्या था। उन्होंने कहा ये 1917 में हुआ था। जी हाँ, उनके हिसाब से भारत की आज़ादी की लड़ाई की जो असली चिंगारी थी वो चंपारण में भड़की थी। ये उनकी जिंदगी का और शायद भारत का भी एक टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल यही उठता है कि नील, एक मामूली से पौधे को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा, भारत की आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा सिंबल कैसे बन गया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को जरा करीब से देखते हैं। और ये सब शुरू हुआ 1916 में एक बहुत ही साधारण लेकिन अटूट इरादों वाले किसान के साथ, जिसने अन्याय के सामने झुकने से साफ मना कर दिया था। उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक किसान की गुहार। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले बटाईदार या शेयर क्रॉपर का मतलब समझना होगा। ये वो किसान थे जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और बदले में अपनी फसल का एक हिस्सा किराए के तौर पर दे देते थे। लेकिन चंपारण में मामला थोड़ा अलग था। वहां इन किसानों को जबरदस्ती एक बहुत ही दमनकारी सिस्टम के तहत नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। अब ये जो राजकुमार शुक्ला थे वो खुद एक अनपढ़ लेकिन बहुत ही जिद्दी बटाईदार थे। वो इस नाइंसाफी की आवाज उठाने के लिए लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन तक पहुंच गए। उन्होंने गांधी जी से चंपारण आने की जिद की। जब गांधी जी ने कहा कि वो व्यस्त हैं, तो शुक्ला जी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हफ्तों तक गांधी जी के पीछे पीछे घूमते रहे, यहां तक कि उनके अहमदाबाद आश्रम भी पहुंच गए और बस एक ही धुन सवार थी, एक तारीख तय कर दीजिए। उनकी इस लगन को देखकर गांधी जी भी हैरान रह गए और आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, सच्चाई की खोज। गांधी जी ने आते ही कोई हंगामा नहीं किया। नहीं, उन्होंने एकदम एक जासूस की तरह काम करना शुरू किया ताकि सच्चाई की तह तक जा सकें। वो कलकत्ता से पटना गए, जहां वे देश के होने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिले। फिर मुजफ्फरपुर गए। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले उन्होंने जमीनी हकीकत को पूरी तरह से समझना जरूरी समझा और उसके बाद ही वो चंपारण पहुंचे। तो असल में दिक्कत क्या थी? देखिए, सीन कुछ ऐसा था कि अंग्रेज जमींदारों ने किसानों को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया हुआ था और कैच ये था कि नील की पूरी फसल उन्हें किराए के तौर पर देनी पड़ती थी। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जर्मनी ने सिंथेटिक यानी नकली नील बना लिया, तो अचानक असली नील की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब जमींदार किसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद तो करना चाहते थे, पर मुफ्त में नहीं। वो इसके बदले में भी बेचारे किसानों से ही हर्जाना मांग रहे थे। मतलब ये तो सरासर लूट थी। और चंपारण पहुंचकर गांधी जी ने एक और बात नोटिस की। वहां के जो लोकल वकील थे वो भी इन गरीब किसानों से केस लड़ने के लिए मोटी मोटी फीस ले रहे थे। उन्होंने वकीलों को डांटा और तब उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई, जो इस पूरी लड़ाई का सार बन गई। उन्होंने कहा, इन लोगों के लिए असली राहत डर से मुक्ति है। गांधी जी जान गए थे कि ये कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा उस डर के खिलाफ लड़ाई है जो किसानों के दिलों में घर कर गया था। और बस इसी डर को तोड़ने की जो कोशिश हुई ना, उसी का नतीजा था एक ऐसा जनविद्रोह जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब गांधी जी की इस छानबीन से अंग्रेज सरकार ज़ाहिर बौखला गई। उन्हें ब्रिटिश कमिश्नर की तरफ से एक सरकारी नोटिस मिला जिसमें साफ साफ लिखा था, तुरंत चंपारण छोड़ दो। गांधी जी का जवाब सिंपल था, लेकिन उसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने नोटिस पर साइन किया और उस पर लिख दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे, इसकी अवज्ञा करेंगे। और नतीजा, उन्हें कोर्ट में पेश होने का हुक्म मिल गया। अगले दिन जो हुआ, अरे उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोतिहारी का कोर्ट हाउस हजारों हजार किसानों की भीड़ से घिर गया। वो अपने उस चैंपियन का साथ देने आए थे जिसे वो ठीक से जानते तक नहीं थे। उन्हें बस इतना पता था कि कोई है जो उनकी आवाज उठाने आया है। अंग्रेज अधिकारी तो इस अचानक आई भीड़ को देखकर एकदम बेबस हो गए। हालत ये हो गई कि उन्हें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी से ही मदद मांगनी पड़ी। सरकार इतनी घबरा गई कि बिना किसी जमानत के केस ही वापस ले लिया गया। और दोस्तों, यही थी आधुनिक भारत में सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा की पहली और शानदार जीत। बिना कोई हिंसा किए शांति से एक गलत कानून को मानने से इनकार कर देना। तो अब लड़ाई कोर्ट से निकलकर नेगोशिएशन टेबल पर आ गई थी, जहां एक नए गतिरोध को तोड़ना था। एक सरकारी जांच आयोग बिठाया गया जिसने जमींदारों को दोषी पाया।
गांधी जी ने किसानों से वसूले गए पैसे का 50% वापस करने की मांग की। लेकिन जब जमींदारों ने सिर्फ 25% देने की पेशकश की तो सबको हैरान करते हुए गांधी जी फौरन मान गए। तो यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? 50% से सीधे 25% पर क्यों आ गए? गांधी जी ने समझाया कि देखो, बात पैसे की है ही नहीं, बात है सिद्धांत की। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यह पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी जीत थी। अंग्रेज जमींदारों के लिए पैसा लौटाने का मतलब था अपनी इज्जत, अपना रुतबा लौटाना। पहली बार किसानों ने देखा कि उनके मालिक, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हें झुकना पड़ रहा है। ये 25% की वापसी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी, जिसने किसानों को हिम्मत दी, उन्हें उनके अधिकारों का एहसास कराया। और इस पूरे आंदोलन का जो सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक था, वो था आत्मनिर्भरता का। इस एक नैतिक जीत का असर इतना गहरा हुआ कि कुछ ही सालों में अंग्रेज बागान मालिकों ने बोरिया बिस्तर बांधा और अपनी जमीनें छोड़कर चले गए। वो जमीनें वापस किसानों को मिल गईं और इस तरह नील की बटाईदारी की ये जो प्रथा थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक किस्सा है, जब उनके कुछ साथी चाहते थे कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज नाम के एक अंग्रेज, जो उनके समर्थक थे, वो उनकी मदद के लिए वहीं रुके। तब गांधी जी ने उन्हें आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, मकसद सच्चा है और ये लड़ाई तुम्हें खुद पर भरोसा करके ही जीतनी होगी। तुम्हें मिस्टर एंड्रूज में एक सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अंग्रेज हैं। गांधी जी उन्हें यही समझा रहे थे कि किसी और का सहारा लेना, चाहे वो कितना भी नेक इरादे वाला क्यों ना हो, ये हमारे दिल की कमजोरी दिखाता है। उन्हें अपनी ताकत पर यकीन करना सीखना होगा। और बस यही है आत्मनिर्भरता, अपने प्रयासों, अपनी शक्ति और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास। तो चंपारण सिर्फ एक जगह का आंदोलन नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक जीता जागता प्रैक्टिकल सबक था। इसने ये साबित कर दिया कि असली आज़ादी बाहरी ताकतों से मिलने से पहले अपने अंदर के डर से मिलती है। और चंपारण ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे एक अकेली अहिंसक घटना पूरे के पूरे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सकती है।